ओके सो हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक्स के बारे में, जो कि है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो सपोज कि एक हमारे पास टेम्परेचर है, मतलब रूम है जिसका टेम्परेचर हमारा हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, अलग अलग है। तो अगर हम निकालना चाहें कि उस टेम्परेचर का मतलब वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो सपोज़ अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। तो इस 3 कोऑर्डिनेट्स में 3 वेरिएबल्स में मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें अलग अलग डायरेक्शंस में टेम्परेचर चेंज देखना पड़ता है। मतलब क्या है इसका कि हमारा टेम्परेचर चेंज हॉरिजॉन्टली अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम वर्टिकली देखें तो टेम्परेचर चेंज अलग होगा। तो और ऐसे ही मतलब हमारा इस डायरेक्शन में देखें तो टेम्परेचर चेंज अलग हो सकता है, मतलब हर एक डायरेक्शन में उसका टेम्परेचर चेंज अलग हो सकता है। तो अगर हम जानना चाहें कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आ जाते हैं इस केस में। तो ये हम मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब काफ़ी इम्पॉसिबल लग जाता है सॉल्व करने का कि हम टेम्परेचर वेरी कैसे निकालें 3 वेरिएबल के केस में। तो लेकिन ये हम निकाल सकते हैं पार्शियल थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम की मदद से, जो कि कहता है डी टी इक्वल्स टू कर्ली टी अपॉन कर्ली एक्स डी एक्स प्लस कर्ली टी अपॉन कर्ली वाई डी वाई प्लस कर्ली टी अपॉन कर्ली जेड डी जेड। अब इस थ्योरम को हम डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, जो कि ये हमारा हो जाएगा डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली एक्स दिस टर्म डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनटू दिस टर्म। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो वापस हमारा यही आ जाएगा, क्योंकि डी कर्ली टी अपॉन कर्ली एक्स हमारा डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म आ गया। उसी तरह ये हमें ये टर्म दे देगा और ये हमें ये टर्म दे देगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है हमारा डेल टी डॉट डी एल। ये हमारा स्मॉल लाइन एलिमेंट है और ये मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड में, और ये हमारा ये स्मॉल वेक्टर एलिमेंट है, ये सॉरी वेक्टर एलिमेंट है। और ये हमारा क्या है कि डेल टी, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी, जो कि ये यही है। अब इस केस में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ऑफ टी। हम इसमें से अगर टी कॉमन ले लें, क्योंकि टी हमारा स्केलर है, तो हम टी कॉमन ले सकते हैं वेक्टर्स में से। तो हमारा ये जो डेल है वो ये बन जाएगा एक्स कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस वाई कैप करली अपॉन करली वाई प्लस जेड कैप करली अपॉन करली जेड। इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। अब ये डेल ऑपरेटर हमारा वेक्टर ऑपरेटर भी होता है, इसे वेक्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। अब ये हमारा इसमें और वेक्टर में फ़र्क क्या है, वेक्टर ऑपरेटर और वेक्टर में फ़र्क क्या है कि ये जो डेल है, ठीक है, ये हमारा इसके पास ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है। इसका जो डेल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कब आता है, जब हम उसे किसी स्केलर पे अप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे हम कर्ली टी पे अप्लाई करा, तो हमारी इस फंक्शन की डायरेक्शन भी है और हमारे पास वो भी है, मैग्नीट्यूड भी है। बट इस केस में जो सिर्फ डेल, अगर हम सिर्फ डेल को कंसिडर करें तो इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, तो किसका लेंगे। और डायरेक्शन हमारा तभी स्पेसिफाई होगा जब हमारे पास कोई फंक्शन आएगा, इस यहाँ पे x का कोई फंक्शन आएगा, यहाँ पे कोई y का या कोई z का फंक्शन आएगा, तभी हमारा ये डेल जो है वो स्पेसिफाई होगा, मतलब उसकी कुछ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड आएगी। तो बेसिकली जब हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, बट डेल के केस में क्या होता है कि वो उस स्केलर पे एक्ट होता है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करता है, ना कि सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये टी को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया बस बात खत्म। तो इसलिए हम इसे वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं और डेल ऑपरेटर भी कहते हैं इसे।
ओके, तो हम ग्रेडियंट पे वापस आए तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जैसे कि हम डी टी को हमने यहाँ से लिखा डेल टी डॉट डी एल, इसको हमने डॉट मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ये ग्रेडियंट ऑफ टी एंड डी एल। तो अब इस केस में हम देखें कि मैक्सिमम चेंज कब आएगा, डी टी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम चेंज इन टी। तो जब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब हमारा थीटा 0 होगा। तो इसका मतलब ये कह क्या रहा है कि ग्रेडियंट जो डेल टी है हमारा, वो हमारा पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में जहाँ हमारा मैक्सिमम इंक्रीज होता है फंक्शन टी, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम चेंज होता है इन फंक्शन टी। मतलब क्या है, वही कि जब हमारा ये ग्रेडियंट ऑफ टी और डी एल की डायरेक्शन सेम होगी या उस डायरेक्शन में, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब हमारा थीटा 0 होगा तो जो हमारा मैक्सिमम चेंज है टी में वो तब होगा जब मैं सेम डायरेक्शन में मूव करूँगा जो कि इसकी डायरेक्शन है। मतलब डी एल तो हमारा हमारी ये ग्रेडियंट ऑफ टी की वैल्यू पर फिक्स होती है, डी एल तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं ना। तो डी एल अगर हमारा उसी डायरेक्शन में होगा जो ग्रेडियंट ऑफ टी की डायरेक्शन है, तो हमारा जो डायरेक्शन जो पॉइंट करेगा वो होगा मैक्सिमम इंक्रीज इन फंक्शन टी, मैक्सिमम इंक्रीज इन टी को की डायरेक्शन को शो करेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट ऑफ टी वो हमें देगा स्लोप of the increase along the maximum direction. Okay, so suppose कि एक हम हिल साइड पे खड़े हैं, मतलब कोई पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम एक पॉइंट पे हैं, किसी एक पॉइंट पे हिल साइड की एरिया है और हम उससे चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा डी एल है। बेसिकली हम कह रहे हैं डी एल से हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो जो हमारा स्टीपेस्ट मतलब जो जैसे कि हमने चारों तरफ देखा तो सबसे ज़्यादा जहाँ जिस डायरेक्शन में उछाल या गिराव होगा वो हमारा ग्रेडियंट ऑफ टी की डायरेक्शन होगी, और वही हमारा होगा मैक्सिमम चेंज इन क्या कहते हैं ये फंक्शन टी, ठीक है। और उसी जो उछाल या गिराव है उसका जो स्लोप है, ठीक है, वो जो मैग्नीट्यूड आएगा मतलब स्लोप आएगा वो हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी के इक्वल होगा। ओके, तो अब ये जैसे कि हमारा डी टी 0 है, हमारा चेंज इन टी 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि टी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, टी हमारा सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई हम स्टेशनरी पॉइंट पे आ गए हैं फंक्शन टी के। अब स्टेशनरी पॉइंट कब हो सकता है, जबकि हमारा मतलब पॉइंट से स्टेशनरी कब हो सकता है, जब हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या कोई सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट मतलब वही लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ही होता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इफ़ यू वांट टू लोकेट एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन देन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ओके, तो वही है कि अगर तुम्हें कभी एक्सट्रीमा निकालना है किसी फंक्शन का तो जस्ट उसके ग्रेडियंट को 0 कर लो। तो अब डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस क्या होता है हमारा, डेल डॉट वी इक्वल्स टू, डेल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और वी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने डेल को मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि करली अपॉन करली एक्स एक्स कैप प्लस करली अपॉन करली वाई वाई कैप प्लस करली अपॉन करली जेड जेड कैप। तो बेसिकली ये इसलिए करा है मैंने कि हमारा जो एक्स कैप है वो हमारा कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारा एक्स कैप कांस्टेंट ही है। तो इसलिए मैंने इसे डिफ्रेंशिएशन के आगे लिखा है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि हम इसे डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो 0 ही आएगा,
तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये हमारा डेल ऑपरेटर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक्स कैप है बस जस्ट हमें डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन में कोई रोल नहीं है। और वही अगर हमने ये v है हमारा कोई भी वेक्टर मान लिया हमने, जिसका vx कंपोनेंट x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है, z कंपोनेंट vz है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो हमारा ये आ जाएगा। इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो बेसिकली हमारा डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ कितना अपने किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, उससे कितना डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, उसे हम डाइवर्जेंस से फाइंड करते हैं। तो जैसे कि ये एक फिगर है, इसमें ये पॉइंट है, इससे हमारा वेक्टर है जो वो डाइवर्ज हो रहा है मतलब, और इस केस में क्या होगा कि हमारी जो डाइवर्जेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वही वो अंदर की तरफ आ रहा होता, इसकी डायरेक्शन ये अपोजिट होती, तो हमारा ये जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होता। और अगर ये सेकंड फिगर का भी देखें तो इसमें भी हमारा ये जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, आगे आगे डाइवर्ज हो रहा है किसी एक पॉइंट से। तो हमारा डाइवर्जेंस यही बताता है कि कोई फंक्शन कितना डाइवर्ज होगा किसी पॉइंट से। सपोज वही कि अगर हम कोई पानी लें, कोई पॉन्ड में है, तो वहाँ पे हमने कोई थोड़ा बहुत लकड़ी के मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स करके डाले हमने, तो क्या होगा कि अगर वो जो लकड़ी का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे कन्वर्ज हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा होगा नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर वो फैल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओके, तो कर्ल की बात करें तो ये होता है हमारा डेल क्रॉस सी। अब इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कैप वाई कैप जेड कैप और इस टर्म्स में। तो इसे हमने सॉल्व करा, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा, तो हमारी ये वैल्यू आई। ठीक है, तो अब हमारा कर्ल क्या बताता है? कर्ल बताता है कि कोई भी एक पॉइंट है, उसके अराउंड जो हमारा वेक्टर है वो कितना घूम रहा है, मतलब कितना घुमाव है, स्वर्ल कह सकते हैं, घुमाव कह सकते हैं, तो वो उस पॉइंट के अराउंड कितना घूम रहा है। ओके, तो जैसे कि ये एक डायग्राम है, ये हमारा ओरिजिन है, इसके अराउंड ये जो वेक्टर है वो हमारा इसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कर्ल आएगा हमारा इस वेक्टर का, वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो अगर इसे हम फिज़िकली देखना चाहे तो कोई पानी है, ठीक है, अगर वो स्टिल है, जैसे कि अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो वेक्टर है वो इस पॉइंट के अराउंड घूम नहीं रहा है, वो उससे दूर तो जा रहा है बट उसके अराउंड घूम नहीं रहा है, तो इसका जो कर्ल है वो ज़ीरो होगा। इस केस में भी हमारा कर्ल ज़ीरो होगा, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है किसी पॉइंट के अराउंड, ये बस उससे दूर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ है ये वेक्टर हमारा इसका कर्ल होगा, क्योंकि ये हमारे पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो वही कि कोई पानी है अगर हमारा, उस जैसे फ्लश होता है, ठीक है, तो या जैसे सिंक होता है, ठीक है, सिंक में क्या होता है कि हमारा पानी, जैसे हम टैप वाटर ऑन करते हैं, तो पानी हमारा पहले थोड़ा चारों तरफ घूमने लगता है, फिर सिंक के थ्रू वो अपना मतलब ड्रेन के थ्रू वो अपना नीचे चला जाता है, मतलब, और फिर वही मतलब नाली में चला जाता है पानी। तो वही कि हमारा जो वाटर है इस केस में वो एक ड्रेन के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो उसका कर्ल है वो नॉन ज़ीरो है, कुछ उसकी वैल्यू होगी उसकी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो यही पे ख़त्म करते हैं।